मित्रों नमस्ते। एसआर बीजीएनआर जीडीसी ये केएमएम लैंग्वेजेस 2 हिंदी क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम व्याकरणिक अंश देख रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत अनुवाद क्रिया आप लोगों को पाठ्य पुस्तक में अनुवाद से संबंधित टेक्निकल वर्ड्स पारिभाषिक शब्दावली को निर्धारित किए गए थे। इन पारिभाषिक शब्दावली को हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं। उसी के अंतर्गत फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी 30 शब्दों को देख चुके थे कल की क्लास में। तो आज हम उसी पीपीटी के माध्यम से अगले की और 25 शब्द है, 25 वर्ड्स और आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक में निहित है। उन बाकी शब्दों को भी यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो इन शब्दों को आसानी के साथ समझने के लिए हम यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहारा ले रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभ्यास भी करना आप लोगों को अनिवार्य है। अभ्यास भी कीजिए इसको देखते हुए। अब हम इन पीपीटी को शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विषय फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। सेमेस्टर को हम सत्र बोलते हैं। ये प्रथम सत्र बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष। सेकंड लैंग्वेज हिंदी, द्वितीय भाषा हिंदी। ओके, अनुवाद पारिभाषिक शब्दावली कार्यालयीन हिंदी। इस कार्यालयीन हिंदी को हम अंग्रेजी में ऑफिशियल हिंदी बोलते हैं। कार्यालय का मतलब ऑफिस, कार्यालय का मतलब ऑफिस, उसको ऑफिशियल हिंदी बोलते हैं। तो अंग्रेजी से हिंदी आप लोगों को परीक्षा में कैसे देंगे? अंग्रेजी शब्द देंगे, इन शब्दों को हिंदी में लिखना है। यहाँ पर भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सेकंड स्लाइड में यहाँ पर भी शीर्षक देखिए, कार्यालयीन हिंदी, ऑफिशियल हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी। ओके, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखते हुए पढ़ा रहा हूं। ओके, लास्ट क्लास में आप लोग हेड क्वार्टर्स तक देख चुके थे। हेडक्वार्टर्स को हम मुख्यालय या तेलुगु में इसको प्रधान कार्यालयम कहते हैं, प्रधान कार्यालयम, राइट। तो अगले शब्दों को देख लीजिए। सॉरी, हिंदी की संख्या को पहचानना चाहिए। आप लोग डिग्री तक आए थे। इस yes. Yes. Okay. नेक्स्ट शब्द है हियर विथ। हियर विथ
सॉरी, हियर हियर यह पत्र लेखन के संदर्भ में, पत्र लेखन के संदर्भ में यह शब्द पाया जाता है। आई एम हियर विथ सबमिट दैट, आई एम हियर विथ सबमिट दैट, ये हियर और विथ एक ही शब्द है। हियर और विथ, यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहिए, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना चाहिए, इसको एक ही शब्द के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसके लिए हिंदी का सही अनुवाद होगा एतत् सः, एतत् सः, एतत् सः। यस, ये करेक्ट रूप है। ओके, ये परफेक्ट रूप एतत् सः, यत् एतत् सः। ओके, इसको हियर। नेक्स्ट, उसके बाद हॉनररी, हॉनररी, हॉनररी लेक्चर। ओके, हॉनररी लेक्चर, स्पेलिंग HONORARY, ऑनररी, ऑनररी बेसिस। ओके, कुछ लोगों को हम बुलाते हैं बाहर से, ऑनररी बेसिस में ऑनररी लेक्चर्स भी दिलवाते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। ओके, और यहाँ पर इन लोगों, उन लोगों को हम कुछ वैसे पे करते हैं, पेमेंट मंथली या लेक्चर वाइज कुछ भी, उसको ऑनरोरियम बेसिस बोलते हैं। ओके, मैंने इसको तेलुगु में बोलते हैं गौरव वेतनम, तेलुगु में गौरव वेतनम। ऑनर का मतलब गौरव, you have to honor, you have to obey, means गौरविंचटम, रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर उन लोगों को हम माने यह मान्यता है कि वो ऑनरोरियम देना। ओके, इसको हिंदी में सही अनुवाद जो है अवैतनिक, अवैतनिक, देखिए अवैतनिक। वेतन का मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैं ब्रैकेट में देता हूं, वेतन, वेतन का मतलब, वेतन का मतलब सैलरी, वेतन का मतलब वेतन का मतलब सैलरी। अब इतने, ये सैलरी नहीं है, मैंने महीने में ऐसे 1 तारीख को ट्रेजरी से देने वाला नहीं, ये गवर्नमेंट हेड से डायरेक्ट नहीं देते। ओके, अब इसके इसके विलोम शब्द है अवैतनिक जो है, इसके वेतन के लिए विलोम शब्द। ओके, वेतन अवैतनिक, राइट, इसी रूप में इसको समझना होगा। नेक्स्ट 33, यहाँ पर क्या है, हॉनररी एक शब्द है, अवैतनिक बोलते हैं, हॉनररी बेसिस, उसी को नेक्स्ट हॉनररी, हॉनरोरियम और एक शब्द है, 2 शब्द। ओके, हॉनरेरियम, हॉनरेरियम देखिए, जिसको हॉनररी बेसिस में, जिसको हॉनररी बेसिस में हम अपॉइंट करते हैं, जो रिटायर्ड लोगों को
और रिटायर्ड लोगों को और स्किलफुल पर्सन्स को और नॉलेजेड पर्सन्स को हम हॉनररी बेसिस में कॉलेज में स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपॉइंट करते हैं। ओके, अपॉइंट करते हैं। उन लोगों को जो दिया जाता है उनके श्रेय में, उनके उपलब्ध में या उनके सेवा के लिए, उनकी जो सेवा है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनकी जो सेवा प्रस्तुत की जाती है उसके लिए जो दिया जाता है उसे हानरोरियम बोलते हैं। उसके हिंदी में बोलते हैं मानदेन। मानदेन। देखिए, मानदेन, मान का मतलब मर्यादा, रेस्पेक्ट। मान का मतलब मर्यादा, रेस्पेक्ट। और वैसे एक मेजरमेंट भी, एक मेजरमेंट, मेजरमेंट को भी हम बोलते हैं मान। ओके, देन, मान देन, और इसको गौरव, गौरव सूचक, गौरव वेतनम, ऐसे कुछ तेलुगु में भी समझ सकते हैं। यस, उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आप लोग बोलते हैं आईडी कार्ड, आईडी कार्ड बोलते हैं, आईडी कार्ड, आईडी, आईडी के लिए फुल फॉर्म आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। ओके, कार्ड। देखिए, वर्ड्स को या शब्दों को कैसे हम अलग अलग से पहचानते हैं, उन अलग अलग शब्दों को यहाँ पर एक साथ लाना होगा। ओके, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए कार्ड, एक कार्ड स्कूल या कॉलेज में या एम्प्लॉयज के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड देते हैं हम लोग, इसको आईडी कार्ड बोलते रहते हैं। आईडी, आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसके लिए आप लोग जानते हैं पहचान, पहचान कार्ड का मतलब पत्र, पहचान पत्र। वेयर इज योर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ऐसे पूछते हैं हम। मेरा नाम फलाना, मैं फलाना क्लास में पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरा फोन नंबर, ओके, मेरा पता, एड्रेस फलाना है, राइट। इस प्रकार आइडेंटिफिकेशन, राइट, पहचान पत्र। 35। उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, यह शब्द भी आप लोगों को सुनाई देता है ज्यादा से। इम्प्लीमेंटेशन, implementation of action plan, implementation of so and so, implementation of rules and regulations। कॉलेज में आने के लिए कुछ रूल्स लागू किया जाता है, कुछ नियमों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके संदर्भ में ये इम्प्लीमेंटेशन, तो लागू करना, राइट। इसको सांकेतिक अर्थ जो है कार्यान्वयन। ओके, देखिए, कार्यान्वयन, कार्यान्वयन। या थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक।
देखिए, कार्यान्वयन, सो कार्यों को अन्वय करते रहना, एक एक कार्य को हम एक साथ अन्वय करते रहना, एक साथ लाके उसे इंप्लीमेंट करना, लागू करना। कार्य, कार्य का मतलब काम, कोई भी काम, अनेक कार्यों को, अनेक कामों को उसको अन्वय करते हुए, मैंने अनुसरण करते हुए उसे लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना। ओके, अंग्रेजी शब्द आप लोग बोलते सर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं है, ऐसे बोलते, तो वहां पर कार्यान्वयन नहीं हुआ, इसका मतलब। 36 ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग, JOI, JOINING, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट। यह शब्द भी आप लोग जब यदि नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद नौकरी में ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए एक आवेदन पत्र देते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट करना, ड्यूटी में रिपोर्ट करना, या ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ज्वाइन होते हुए जो एप्लीकेशन हम लोग देते हैं ऑफिस में प्रिंसिपल के नाम पर, या कोई जिलाधीश कलेक्टर के नाम पर, या किसी के नाम पर हम अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर को देते हुए एक आवेदन पत्र लिखते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इसको, इसका सही अनुवाद है हिंदी में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट। कार्यभार, कार्यभार मीन्स ड्यूटी, कार्य का मतलब ड्यूटी, कार्यभार ड्यूटी करने के लिए तैयारी रहते हुए आवेदन पत्र देना। सो मैं ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। टीचिंग मेरा ड्यूटी है, मैं अपने टीचिंग ड्यूटी को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ऑफिस में मेरा ड्यूटी है क्लर्क के रूप में, ओके, लिपिक के रूप में, मुंशी के रूप में, तो वहां जाके मैं उसके लिए हम तैयार हैं, तैयार होते हैं अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के लिए, उसे स्वीकार करके काम करने के लिए। इसलिए कार्यभार ग्रहण, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट। अनुवाद प्रक्रिया में कभी कभी आप लोगों को यह दिखाई देता है, अंग्रेजी शब्दों को, बहुत प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को जैसे कि तैसा हम स्वीकार किए थे, रिपोर्ट, ओके, माने सूचित करना, सूचित करना, राइट, इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो यहाँ पर वह शब्द ना लाकर रिपोर्ट को यथातथ हम यहाँ पर स्वीकार करके उपयोग में ला रहे हैं। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, कार्यभार ग्रहण, इस कार्यभार को संभालने के लिए मैं मेरी ड्यूटी को आज ग्रहण कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, इससे संबंधित मैं मेरा रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ओके, ड्यूटी में ज्वाइन होने की रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर जुरिस्डिक्शन, यह भी ज्यादातर सुनाई देता है, जुरिस्डिक्शन, जुरिश, जुरिस्डिक्शन,
कानून से संबंधित शब्द है कानून, कोर्ट। ओके, हम किसकी परिधि में, किसके परिवेश में आते हैं, विद इन द लिमिट्स ऑफ। ओके, इसको हिंदी में अनुवाद किया तो इसके लिए सही शब्द है अधिकार क्षेत्र। अधिकार, अधिकार क्षेत्र। देखिए मेरा अधिकार कहां तक सीमित है। ओके, इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ खम्मम। सो खम्मम सिटी से संबंधित। ओके, अधिकार क्षेत्र माने यहाँ पर खम्मम अपने जिला कोर्ट है, न्यायालय है, जिला, जिला के अपने खम्मम जिला के न्यायालय है। तो इस न्यायालय की परिधि क्या है, जुरिडिक्शन ऑफ दीज कोर्ट्स आर मीन्स इसके अधिकार परिधि क्या है, पूरे जिला तक। ఓకే, ఈ జిల్లా మొత్తం కూడా మన కోర్టు పరిధిలో, జిల్లా కోర్టు పరిధిలో ఉంటుంది। పరిధి, అధికార క్షేత్ర, यहाँ पर పరిధి, జిల్లా కోర్టు యొక్క పరిధిని మనం అధికార పరిధి అని అంటాం, అధికార క్షేత్రం అంటాం। రైట్, उसके बाद लाइसन, लाइसन ऑफिसर, लाइसनिंग ऑफिसर, लाइसन ऑफिसर ऐसे बोलते हैं। LIAISON, लाइसन। ओके, हम इलेक्शन ड्यूटी के संदर्भ में या किसी मीन्स पब्लिक के संदर्भ में ज्यादातर माने लोगों के साथ जब हम जुड़कर काम करते हैं उस टाइम पर समाज से माने जनता से कुछ समाचार लेकर और अधिकारियों तक पहुंच जाते हैं। तो इन अधिकारी और ग्राउंड लेवल ऑफिसर के बीच में एक ऑफिसर रहेगा, उसे लाइसन ऑफिसर बोलते हैं, उसे संपर्क करने के लिए। ओके, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए बिटवीन, बीच में एक ऐसे ऑफिसर रहते हैं, उसे लाइसन ऑफिसर बोलते हैं। उसे क्यों हम संपर्क, सो कम्युनिकेट करते हैं। संपर्क करने का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, उसके संपर्क में जाकर हम यहाँ पर अपने रिपोर्ट देते हैं, अपना समाचार पास करते हैं। राइट, लाइसन ऑफिसर। और इसके टेम्पररी के लिए वहां पर अपॉइंट किया जाता है, या आजकल इसको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बोल रहे हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो संपर्क, संपर्क के लिए हम जैसे फोन पर संपर्क कीजिए, टेलीफोन पर संपर्क कीजिए, या इस वेबसाइट पर संपर्क कीजिए, या यूट्यूब, इस ट्विटर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। राइट, आजकल इन शब्दों को इसी ढंग से भी संपर्क करने का मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जो उपयुक्त चीज है या ऑफिसर है, उसको लाइसन ऑफिसर बोलते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट लाइवलीहुड, या भी ज्यादातर लाइवली, LIVE, हुड, HOOD। यह शब्द भी आप लोग बहुत बार सुना होगा, यह शब्द भी लाइवलीहुड। राइट, लाइवलीहुड आप लोग जानते हैं इस शब्द को, इसको इसका तेलुगु अर्थ और अंग्रेजी अर्थ और हिंदी अर्थ भी यहाँ पर समझाएंगे। तो हम जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जीने के लिए हम कुछ खाते हैं, है कि नहीं, मानते हैं? बिना कुछ खाए हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं।
तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अपने अपने बेस्ड ऑन कैपेसिटी इज क्या स्टैमिना वगैरह, राइट। और स्वास्थ्य के आधार पर भी यह होता है। तो जीविका क्या है? हम जीने के लिए क्या कर रहे हैं, किस रूप में हम जी सकते हैं, जीवनाधार क्या है, इनके अर्थों में इस शब्द को प्रयोग किया गया है। लाइवलीहुड, आवास जीविका, इसके लिए आवास जीविका। आवास मतलब हम लोग अकोमोडेशन के लिए आवास शब्द को देखे थे। लाइव, लाइव माने जिंदा रहने के लिए, right? తెలుగులో తెలుగు में బ్రతుకు తెరువు, బ్రతుకు తెరువు లేదా జీవనోపాధి, వీటిని సమానమైనటువంటి అర్థాలుగా మనం గ్రహించవచ్చు. ఆవాస్ జీవిక, आवास जीविका, राइट। आवास जीविका, और तेलुगु में भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, तेलुगु में भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। ब्रतुकु तेरुवु, ब्रतुकु तेरुवु, ब्रतुकु तेरुवु बोलते हैं। ब्रतुकु तेरुवु, जीने के लिए। ओके, आप परीक्षा में तो तेलुगु मत लिखिए, ऐसे तेलुगु लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको समझने के लिए, आसानी के साथ याद रखने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया, राइट। 40, राइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री, देखिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सॉरी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देख लीजिए। हम कहीं कोर्ट में या कॉलेज में या कहीं एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में हम कुछ प्रूफ दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। कोई केस चलाना है तो वहां पर उसके सबूत के लिए हम एविडेंसेस दिखाते हैं। एविडेंसेस मस्ट बी इन फिजिकल फॉर्म, डॉक्यूमेंट के रूप में हम उसे साक्ष्यम बोलते हैं ना तेलुगु में, साक्ष्यम, राइट। यहाँ पर वही अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। सो डॉक्यूमेंट्री का मतलब यहाँ पर कुछ कागज के रूप में, लिखित रूप में, लिखित रिटन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट। सो एक किताब के रूप में, ओके, एक कागज के रूप में, एक फाइल के रूप में, ओके, कैसे भी। तो लिखित रूप, इसका मतलब लिखित प्रमाण। प्रूफ का मतलब प्रमाण, प्रूफ का मतलब प्रमाण। सो डॉक्यूमेंट्री का मतलब लिखित, लिखित, लिखित प्रमाण, ओके, लिखित प्रमाण। यस, यहाँ पर देख लीजिए, लिखित मीन्स रिटन, लिखित का मतलब रिटन, प्रूफ मीन्स प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जैसा। यहाँ पर और कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं हम। देखिए उसके बाद
मैन आवर, मैन आवर। देखिए इसके लिए हिंदी का अनुवाद रूप है श्रम घंटा। श्रम श्रम घंटा माने कर्मचारी लोग, मजदूर लोग और फैक्ट्रियों में, कारखानाओं में काम करते हैं। अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड बोलते हैं इसको, अनस्किल्ड लेबर। उनको कैसे आवरली बेसिस बोलते हैं, आवरली बेसिस माने घंटों के आधार पर। वैसे नहीं जैसे लेक्चरर या टीचर भी हम किसी को बाहर से बुलाते हैं तो माने आवरली बेसिस, ऑनरोरियम जैसे इससे कुछ समय पहले आप लोग देख चुके थे, माने आवरली बेसिस भी टीचिंग चलता है, राइट। सो यहाँ पर काम, कोई भी काम आवरली बेसिस पर भी किया जाता है। वैसे आप लोग पश्चिम की ओर जाते हैं, अमेरिका में, ऐसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में आवरली बेसिस रहता है काम। ओके, हम चाहे तो 2 घंटे तक पेट्रोल पंप में काम कर सकते हैं, 1 घंटा के लिए $1। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ। तो वैसे आवरली बेसिस, नॉट मंथली बेसिस, नॉट, इट्स नॉट ए परमानेंट। ओके, ऐसे कुछ बहुत प्रसिद्ध वकील है, वो घंटों के आधार पर काम करते हैं, राइट। श्रम घंटा, इसको तेलुगु में भी यदि आप लोग चाहें तो अ, देख लीजिए, పని గంటలు, వీటిని మనం పని గంటలు అనొచ్చు। పని చేసిన గంటలు ఎన్ని అని అంటారు। श्रम घंटा मीन्स हम कितने घंटों तक काम किए थे, पनी घंटలు कितने घंटों तक, कितने समय तक काम किए थे। समय का मतलब होता है, मैंने हम सीधा पूछ रहे कितने घंटों तक आप यहाँ पर काम किए थे। यस, फिर से यहाँ पर शायद 41, 40 के बाद नेक्स्ट, उसके बाद 42, 42। देखिए उसके बाद यहाँ पर मेमोरेंडम, MEMORANDUM, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स। या कुछ शिकायत करते हुए भी हम अपने मेमोरेंडम देते हैं, या कुछ प्लीजिंग मैनर में हमें यह काम चाहिए, अपने कॉलेज क्लासरूम में पावर सप्लाई नहीं है, या यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस सही नहीं है, या हमारे सामने जो क्या है ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, कलर डलवाने दीजिए, या यहाँ पर अपने क्लास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ये अरेंजमेंट करने के लिए एक मेमोरेंडम देते हैं, राइट। माने एक एप्लीकेशन, आवेदन पत्र, उसी रूप में भी यहाँ पर मेमोरेंडम बोलते हैं। और वैसे सरकार जो है, माने किसी को, माने इसको शॉर्टकट में मेमो बोलते हैं, मार्क्स मेमो बोलते हैं ना, ज्यादातर मार्क्स के लिए बोलते हैं, या तो कभी कभी सप्लीमेंट्री के रूप में सरकार भी कुछ जीवो को सप्लीमेंट ऑर्डर के रूप में एक मेमो इश्यू करता रहता है। मेमो, मेमो मीन्स मेमोरेंडम, इसका पूरा नाम मेमोरेंडम, राइट। इसके लिए हिंदी का अनुवाद रूप है ज्ञापन। ज्ञापन, विज्ञापन बोलते हैं ना, ज्ञापन। ओके, याद करते हुए, याद करते हुए। देख लीजिए यहाँ पर
यस, राइट, ज्ञापन, राइट, मेमोरेंडम, किसी हम ज्ञापन करते हुए, विज्ञापन करते हुए कुछ मेमोरेंडम देते हैं, कृपया, कृपा करके, या देख लीजिए, इससे क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, उसी अर्थ में। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं मिनट्स। कभी कुछ मीटिंग होता है असेंबली में, कभी सीएम, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल से एक बैठक होती है, उस मीटिंग में कुछ वैसे मिनट्स रहते, माने किन किन बातों पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा होने के बाद क्या क्या तय किया गया था, जिन जिन विषयों को यहाँ पर डिस्कस किए थे। वैसे ही कॉलेज में भी प्राचार्य के रूप में या प्रिंसिपल सर के रूम में, कमरे में या चैम्बर में बैठकर अब लेक्चरर्स माने कुछ ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में कुछ स्टाफ मीटिंग में ऐसे मिनट्स बनाते हैं, मैंने कुछ ऐसे निर्धारित कुछ नियम, कुछ निर्धारित नियम, इन नियमों के साथ, इन सूचनाओं के आधार पर हम यह काम करने जा रहे हैं, उसी के मिनट्स, यह भी बहुत प्रचलित है। मिनट्स, इसके लिए हिंदी का अनुवाद रूप कार्यवृत्त, कार्य कार्यवृत्त, देखिए कार्यवृत्त, मिनट का मतलब यहाँ पर आवर, और वैसा नहीं, उसी अर्थ में नहीं, मिनट्स ऐसा तेलुगु में बोलते हैं ना, निमिषाल, निमिषाल कालम ఇక్కడ, राइट, कार्यवृत्त, हमें कोई भी कार्य करने के लिए हम एक प्रणाली बनाते हैं, ओके, एक एक्शन प्लान बोलते हैं, उस एक्शन प्लान के लिए कुछ ऐसे निर्धारित कुछ सूचनाएं लिखे जाते हैं, राइट, कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, उसको बोलते हैं मिनट्स। उसके बाद मॉर्टगेज, या बैंक में जाए तो सुनाया जाता है, बैंक एप्लीकेशन में भी, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज, MORTAGE, मॉर्टगेज। बीकॉम स्टूडेंट भी इस शब्द का अर्थ स्वीकार कर सकते हैं। तो हिंदी में इसके लिए सही अनुवाद है बंधक, बंधक, ओके, मॉर्टगेज करते हैं, तनखा, तेलुगुलो तनखा अंटाम, राइट, और गिरवी भी बोलते हैं, गिरवी माने आमचाल की भाषा में, गिरवी रखकर कोई चीज को या किसी चीज को हम गिरवी रखकर हम कुछ पैसे लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉर्टगेज का मतलब अपने घर मॉर्टगेज करके लोन में कुछ पैसे लेते हैं, ये अपने पास कुछ सोना चांदी वगैरह भी रहता है तो उसे भी मॉर्टगेज करते हैं। बैंक में जाकर हम अपने अकाउंट पर कुछ ऐसे चीज को, बहुमूल्य चीजों को मॉर्टगेज रखकर कुछ पैसे लाते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं बंधक। अनुवाद 45, राइट। उसके बाद निगोशिएशन, देखें, या कुछ रेयर शब्द है, निगोशिएशन,
negotiation. यस, देखिए NEGOTIATION, निगोशिएशन। तो कुछ निगोशिएशंस बोलते हैं, कुछ निगोशिएशंस है क्या? हम कोई किसी चीज को खरीदते समय, मकान खरीदते समय या शॉपिंग मॉल में जाकर हम कुछ चीजें खरीदते हैं, वहां पर रेट के बारे में, प्राइस रेट, इसके कास्ट के बारे में हम कुछ निगोशिएट करते रहते हैं। कुछ व्यापार से संबंधित, व्यापार व्यापार बिजनेस से संबंधित या इंस्ट्रूमेंट है, बिजनेस से संबंधित एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका सही अनुवाद है सौदा। सौदा। आप लोगों को एक कहानी भी सुनाया गया, सच का सौदा। सच का सौदा माने यहाँ पर ज्यादातर ये कुछ निगोशिएट करना, राइट। व्यापार से माने कॉमर्स से संबंधित या बैंक से संबंधित ये शब्द आप लोगों के व्यापार से संबंधित आएगा, मॉर्गेज, निगोशिएशन, समथिंग। इन शब्दों को आप लोग याद रख सकते हैं। याद रखने से ही थोड़ा ऐसा रखना भी पड़ता है और अपने दोस्तों के साथ इन शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है, एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट शब्द ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस 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 ऑर्डर। देखिए, दिस ऑफिस ऑर्डर, अपने ऑफिस कुछ ऑर्डर देता है किसी कंपनी में मेंबर बनाकर या किसी के इंचार्ज बनाते हुए, ये काम, फलाना काम आप कीजिए, इस कमेटी में आपको कन्वीनर के रूप में नियुक्त किए गए थे या इस कमेटी में आप एक मेंबर है, ऐसे कहकर अपने ऑफिस, कार्यालय जो है एक ऑर्डर इंडिविजुअल पर्सन को या लेक्चरर या टीचर को देता है, उसी को ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इसके लिए सही अनुवाद है कार्यालय आदेश। ऑर्डर का मतलब आदेश, ऑफिस का मतलब कार्यालय। कभी कभी यह आसान होता है, माने शायद आप लोगों ने ऑफिस ऑर्डर के लिए एक प्रचलित या मान्य शब्द नहीं सुने थे, नहीं पढ़े थे, लेकिन आप लोगों को इतना मालूम है ऑफिस शब्द को हिंदी में या पारिभाषिक शब्द के रूप में कार्यालय उपयोग किया जाता है। ऑर्डर के लिए क्या है? आदेश। तो इन दोनों को मिला दीजिए, आसान, एक नया शब्द आ गया है, कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, ओके, बहुत आसान है। कभी कभी स्टूडेंट को वैसा सोचना चाहिए, कभी कुछ ऐसे शब्द याद नहीं आते हैं जो मालूम है, जो अचानक याद आ जाता है, इसलिए यहाँ जो जहां पर दो दो शब्द रहेंगे, इसको अलग अलग अर्थ इससे पहले भी होगा। आवर मतलब घंटा, मैन मतलब यहाँ पर मनुष्य नहीं तो श्रम, ओके, मैन आवर। तो उसी मैंने कभी कभी कुछ डिफर होता है, लेकिन ज्यादातर इसको इसी ढंग से नए शब्द को हम बना सकते हैं। उसके बाद देख, इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ दे रहे हैं, ऑर्डर। कोर्ट में जाए तो आप लोगों को ऑर्डर ऑर्डर सिनेमा में दिखाई देता है, नहीं तो कभी कोर्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर न्यायाधीश जो है ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं, मैंने यह मेरा आदेश है। ऑर्डर का मतलब यह मेरा आदेश है, आप शांत रहिए, आप बैठ जाइए। क्लास में तो कभी आप लोगों को ऑर्डर नहीं बोलते, क्योंकि स्टूडेंट को हम एंकरेज करते हैं वापस कुछ बोलने के लिए। कुछ यहाँ पर इंटरैक्टिव सेशन रहता है, इंटरैक्टिव। टीचर कुछ पूछेगा तो स्टूडेंट कुछ उसके जवाब देना पड़ता है ना। टीचर बिना पूछे कभी स्टूडेंट भी उनके मन में जो संदेह आएगा, वह भी संदेह निवृत्ति के लिए भी कुछ ऐसे प्रश्न कर सकता है। क्लासरूम में
टीचर ऑर्डर नहीं बोल सकता है, आदेश नहीं दे सकता है। गृह कार्य के संदर्भ में सूचित किया जाता है। होमवर्क, आप लोग होमवर्क कीजिए, असाइनमेंट लिख कर लाइए, ओके, फलाना क्वेश्चन पढ़कर 2 बार पढ़ के आइए, 1 बार लिख कर आइए। इसको आदेश के रूप में नहीं मानना चाहिए, ओके। या सूचना, टीचर ऑलवेज क्या कर सकता है, सूचित कर सकता है, ओके, सलाह दे सकता है, लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकता है। लेकिन वेरएस कोर्ट में जज या न्यायाधीश वहां माने वादी प्रतिवादियों को अपने ऑर्डर दे सकता है, राइट। रोको, बस, ऑब्जेक्शन, ओवर रूल, ऑर्डर ऑर्डर या मेरा आदेश है, आप ऑब्जेक्शन ओवर रूल है, ओके। ऐसे तो उसी के अर्थ में यहाँ पर आदेश, ऑर्डर का मतलब आदेश, राइट। यहाँ पर ये शब्द है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग, ये शब्द भी आप देखा होगा। आउटस्टैंडिंग, देखिए, आप लोग मार्क्स मेमो देखते हैं, परीक्षा लिखने के बाद, रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आप लोगों को मार्क्स मेमो दिया जाता है। तो वहां पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रेड है, A B C D समथिंग लाइक दैट, आप लोग जान लेंगे। तो वहां पर आपके परफॉर्मेंस को के आधार पर दिया जाता है, एवरेज, बिलो एवरेज, गुड, एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग। इसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, राइट। आउटस्टैंडिंग मींस माने सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्कृष्ट, ओके, सबसे एक्सलेंट, ओके। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्रिकेट में या स्टूडेंट परीक्षा में इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया जाता है, सबसे बेहतरीन प्रतिभा को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। इसको हिंदी का अर्थ जो है शेष, शेष मीन्स यहाँ पर बचा हुआ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस माने, और बाकी कितना बचा हुआ है, शेष। आप लोग मैथमेटिक्स करते में भी शेष, जो आकर में जो बचा हुआ रहता है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। माने डेट, हम ऋण ऋण चुकाने के वास्ते आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोलते हैं, और कितना बाकी है, और कितना बैलेंस बाकी है, उसके अर्थ में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को शेष बोलते हैं, राइट। शेषम, ओके, मिगिलिनटुवंटी, राइट। उसके बाद 49 ओवर टाइम, यह भी देखिए, वे बैंक्स में यूज करते हैं, अपने सिंगरेनी कोल माइंस में भी यह शब्द ज्यादा सुनाई देता है, कारखानों में, मजदूरों के संदर्भ में, ओके। बैंक में तो ऑफिसर के संदर्भ में भी ओवर टाइम, ओटी बोलते हैं इसको, ओटी, ओवर टाइम माने हर एक काम करने के लिए एक निर्धारित समय रहता है, एक निर्धारित समय रहता है, निर्धारित समय से ज्यादा जहां हम काम करते हैं उसको ओवर टाइम बोलते हैं। समय से ज्यादा, ओवर मीन्स समय से ज्यादा। इसको सही अनुवाद रूप है समयोपरि, समयो समयोपरि, देखिए, समयोपरि, समय से और ऊपर,
निर्धारित समय से और ऊपर हम काम किए थे, उसके लिए पे किया जाता है, पैसे दिया, अलग से पैसे दिए जाते हैं। 1 घंटे के लिए इतना, 2 घंटे के लिए इतना, आधा घंटा के लिए इतना, उसी प्रकार हिसाब के साथ ये ओटी दिया जाता है। तनख्वाह से ज्यादा कभी कभी ओटी ही ज्यादा मिलता है, यह भी माने एक प्रचलित शब्द है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स आप लोगों को अटेंडेंस में, अटेंडेंस के बारे में बातचीत करते समय अटेंडेंस रजिस्टर में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम और मोबाइल नंबर, यदि कुछ वहां पर कॉलम्स किस ग्रुप से संबंधित है ये सब, या अकाउंट से संबंधित भी कुछ कॉलम में पर्टिकुलर्स मीन्स विवरण, वहां पर विवरण, इसको अपने सही अनुवाद का रूप विवरण, विवरण, ओके, विवरण पत्र बोलते हैं। ओके, विस्तार रूप से पर्टिकुलर कहते हुए ये फलाना स्टूडेंट है, ये फलाना सेक्शन में पढ़ता है, ये फलाना ग्रुप से संबंधित है, इसके मोबाइल नंबर ये फलाना है, इसकी और क्या है ईमेल आईडी फलाना है, इस पर मतलब विवरण रहता है, सिंपल। ओके, सिंपलीफाई करते ऑल पर्टिकुलर्स एक साथ मिलते हैं। उसके बाद पार्ट टाइम, देखिए यह शब्द भी कॉलेज में सुनाई देता है, या बैंक में आप लोग नौकरी के लिए जब तलाश करते हैं, नौकरी उद्योगों को के टाइम लो, हम पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब को बोलते हैं, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम माने परमानेंट नहीं रहता है, कुछ घंटों के लिए रोज जाके 8 घंटे तक, 9 घंटे तक या 10 घंटे तक काम करके आते हैं। ओके, पार्ट ऑफ टाइम नॉट फुल टाइम, बोलने पार्ट, इसको सही अनुवाद रूप है अंशकालिक, अंशकालिक, पार्ट का मतलब अंश, एक अंश, टाइम मीन्स कालिक, काल, ओके, अंशकालिक हो गया एक शब्द, नया शब्द। तो पार्ट के लिए बाग शब्द भी प्रयोग करते हैं, बाग, एक बाग, दो बाग, जैसे हम अपने लेसन को यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैसे बनाए थे, तो बाग 1, बाग 2, यहाँ पर माने विषय से संबंधित है, इसलिए पार्ट को अंश, एक पारिभाषिक शब्द है। ओके, पारिभाषिक, बाग जो है पारिभाषिक शब्द के अंदर लिया नहीं गया। ओके, अंशकालिक कुछ समय के लिए। उसके बाद पासपोर्ट, यह शब्द बहुत बहुत प्रचलित है, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, या पासपोर्ट, अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, दुबई जाने के लिए चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट। और पासपोर्ट साइज फोटो माने यह एक निर्धारित नमूना है, एक निर्धारित नमूना है, तो उसी के अंतर्गत उस साइज में एक फोटो देना। हम लोग जैसे आप लोग फोटो फोटो निकालते हैं ना, कहाँ जाके स्टूडियो में जाके फोटो निकालते हैं, पासपोर्ट साइज बोलते, स्टैम्प साइज बोलते, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट, जहाँ पर हम विदेश जाने के लिए, विदेश जाने के लिए कुछ पासपोर्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर पारपत्र, पार, ठीक है, पारपत्र। ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, पास, पास करने का मतलब क्या है, यहां से वहां तक,
भारत से ऑस्ट्रेलिया तक, भारत से अमेरिका तक, भारत से सिंगापुर तक हम पास करते जा रहे हैं, माने यहां से गुजर रहे हैं, इस जगह से दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं। पार मीन्स తెలుగులో దాటుకుంటూ, దాటుకుంటూ, నదిని దాటుకుంటూ, సముద్రాన్ని దాటుకుంటూ, ఒక ఊరిని దాటుకుంటూ ఇంకొక ఊరి, ఇంకొక ఊరు, ఈ ఊరిని దాటుకుంటూ ఖమ్మం దాటుకుంటూ गोपालपुरम, गोपालपुरम दाटकुंटू वैरा, राइट। और उसके बाद देन पार करना होता है। नदी को हम पार करते हैं ना, नदी को पार करते हैं, समुद्र को पार करते हैं। पार करने का मतलब दाटम। जैसे आप लोग क्विज में भी कुछ ऐसे रहते हैं ना, आपके पास एक प्रश्न आता है, यदि आपको नहीं मालूम तो उसे पास करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप पर चले जाते हैं। तो आपसे पार करके उधर चला गया, आपकी जगह पर, आपके ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चला गया। पास करने का मतलब यहाँ पर वही है, ओके, चले जाना, दूर जाना, राइट। पार पत्र माने उसके लिए एक पत्र है, राइट, पार पत्र। जैसे पुराने जमाने में यदि अपने गांव से कोई एक बैल वगैरह, पशु वगैरह को खरीदते हैं, उस खरीदने के बाद वहां पर जो अपने मुंसिफ रहते हैं, मुंसिफ, ओके, वे लोग जो है विलेज गांव में रहने वाले अधिकारी जो है एक पारपत्र लिखकर देते हैं। रादारी बोलते तेलुगुलो, रादारी, तेलुगुलो रादारी। यह मैं आपकी सुविधा के लिए ये लिख रहा हूं, राइट, सुविधा के लिए। रादारी, राइट, मतलब यहाँ पर आपके हाथ में एक बैल रहेगा, पशु, किसी पशु को आप चलाते हुए उसके पीछे जाते रहते हैं। कोई आपको रास्ते में बीच में रोक सकता है, ये किसकी है? नहीं, मैं पलाना से, पलाना शास्त्री साहब से खरीद कर ले जा रहा हूं, क्या सबूत है? तो तब यह पारपत्र दिखाते हैं। उस पारपत्र में लिखते हैं पलाना गुप्ता जी पलाना शास्त्री से इनके घर से एक बैल को खरीद कर उनके गांव ले जा रहे हैं, इसकी कीमत इतना है, लिखकर यहाँ पर स्टैंप लगाकर, हस्ताक्षर करके स्टैंप लगाकर देते हैं। तो ठीक उसी ढंग से आप पासपोर्ट ऑफिस में भी जाएंगे तो फलाना श्रीपाल, अब हैदराबाद से या खम्मम से संबंधित श्रीपाल खम्मम से अमेरिका में न्यूयॉर्क जा रहे हैं, या अमेरिका जा रहे हैं, या दुबई जा रहे हैं, ये सही है, ये फलाना श्रीपाल सही है, कहकर वहां पर स्टैंप लगाते हैं, राइट। इसके पीछे इतनी सारी कहानी है, तो इसलिए याद रखें। अपने दादा से पूछ लीजिए रादारी का क्या मतलब है। उसके बाद पेंडिंग, पेंडिंग, इसका सही अनुवाद रूप है पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक पद जो है हिंदी में लंबित, लंबित माने कोई भी काम हम पेंडिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हम समय को बढ़ा रहे हैं। एक सेमेस्टर के अंदर पूरे प्रश्न को माने पूरे पेपर्स को पास करना है, परीक्षा पास करना है, कुछ ऐसे पेपर्स हम बैकलॉग रह जाते हैं, उसको पेंडिंग, पेंडिंग वर्क मतलब उसे लंबा कर देना, और సమయాన్ని పొడిగించడం, उसको मतलब సమయాన్ని పొడిగించడం, వాటికి సంబంధించినటువంటి పని చేయకుండా ఆ పనిని పొడిగించడం, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పెండింగ్। उसको यहाँ पर पर्सुअल, लास्ट वाला पर्सुअल, देखिए फाइंड फॉरएवर काइंड पर्सुअल, पत्र में लिखते हैं, छुट्टी के पत्र में या ऑफिशियल लेटर में, प्लीज आई वांट टू परस्यू समथिंग,
I want to bring kind notice to you, your kind notice. ओके, इसे पर्स कीजिए, राइट। इसके लिए हिंदी का सही अनुवाद रूप है अवलोकन। अवलोकन देखिए मीन्स तेलुगु में भी इसको अवलोकन, अवलोकन करना बोलते हैं, माने एक बार उसे देख लीजिए, एक बार उसके अंदर जाके देख लीजिए, उसे समझिए, मेरी प्रार्थना को, मेरी आवेदना को, मेरी विनती को एक बार आप परस्यू कीजिए, एक बार माने समझकर, सोचकर, समझकर मुझे यह काम करवा दीजिए। उसी के अर्थ में ये बोलते अवलोकन करना, विषय को ग्रहण करना, समझ लेना, इस प्रकार, राइट। इसके साथ हम लोग यहाँ पर ये ट्रांसलेशन वर्क जो है, अनुवाद कार्य जो है, पारिभाषिक शब्दों से संबंधित और खासकर हिंदी से, सॉरी अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी, ये अनुवाद टेक्स्ट बुक से संबंधित जितने भी पारिभाषिक शब्द यहाँ पर उपलब्ध है, उन सबको यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, राइट। इसको आप लोग पीपीटी खोलकर एक बार देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में जाकर आप लोग इस वीडियो लेसन को देखने से आप आसानी के साथ इस पूरा पाठ को समझ सकते हैं। पूरे अंक मैक्सिमम मार्क्स जो है आप लोग पा सकते हैं, फुल मार्क्स, ओके। इसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि चॉइस भी रहेगा आपके लिए, जैसे बिना चॉइस भी दिया तो सही सही लिखना है। यहाँ पर मतलब क्या है, ये नथिंग बट अर्थ है, अर्थ। अंग्रेजी शब्द एक दे रहे हैं, उसको हिंदी का अर्थ लिखना है। ये पारिभाषिक शब्द या टेक्निकल अर्थ इसको छोड़ दीजिए, राइट। तो इसलिए अर्थ शब्दों को, कठिन शब्दों को अर्थ लिख रहा हूं, यही समझकर यहाँ पर जितने 55, ओके, कितने शब्द हैं इन 55, 55 इन शब्दों को आप लोग आसानी के साथ रख सकते हैं। इसको अभ्यास कीजिए याद रखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ उसे प्रयोग करके आप क्या है रिटर्न में और कुछ शब्दों को प्रयोग करने के लिए विचार कीजिए। आदान प्रदान से ये सब कुछ आप लोग सीख पाएंगे। इसके साथ हम लोग यह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पदनाम, ओके, डिसिग्नेशंस। यह भी अनुवाद है हिंदी से और अंग्रेजी में, या अंग्रेजी से हिंदी में, कैसे भी दिए तो यह हम लोग समझ पाएंगे। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।